नमस्कार साथियों, मैं फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच। नीलकंठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है, नॉट ट्रू पूछा गया है। अब पहला देखें, चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो ये कथन गलत है। क्यों ये कथन गलत है? क्योंकि यहां केवल दे दिया गया है, यहां पे ओनली दे दिया गया है। जबकि हम देखेंगे कि 3 फॉर्मेट में बच्चे सीखते हैं, फॉर्मल, विद इन क्लास, इनफॉर्मल कहीं पर भी, और नॉन फॉर्मल। यानी बच्चे 3 तरह से सीखते हैं, औपचारिक यानी कक्षा में, अनौपचारिक यानी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी कक्षा और कक्षा से बाहर, और गैर औपचारिक यानी अपनी मर्जी से अपने चुने गए स्थान पर। तो बच्चे जो सीखते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, वो कहीं पर भी लर्न कर सकते हैं। इसलिए पहला ही कथन गलत है, और क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया था इसलिए उत्तर तो यही होना चाहिए। अगले को भी देख लेते हैं, क्या क्या चीजें दे रखी हैं इसमें। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रेडी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसे हम रेडीनेस कहते हैं, इसे हम तत्परता कहते हैं। लेकिन ये तत्परता का नियम हमें थॉर्नडाइक का नहीं दिया हुआ, कॉग्निटिव रेडीनेस, ये शब्द ध्यान दीजिएगा। संज्ञानात्मक तत्परता ये जो दिया है, ये दिया है ब्रूनर ने, ये बात ब्रूनर ने कही है। ध्यान रखिएगा, जो रेडीनेस टू लर्न है, जो बिहेवियरल है यानी व्यवहारवादी तत्परता है, व्यवहारवादी तत्परता थॉर्नडाइक ने कही है, जो कि व्यवहार में हमें बच्चे के रुझान से देखने को मिलती है, विच कैन बी सीन बिहेवियरली इन द इंक्लिनेशन ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स एनीथिंग। तो वहां पे रेडीनेस हमारी वो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। ये कॉग्निटिव रेडीनेस की बात है, ये बात करी है ब्रूनर ने। चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। इसे कहा जाता है स्टाइल ऑफ लर्निंग, इसे अधिगम की शैलियां कहा जाता है। तो यह भी बिल्कुल ठीक है। लास्टली, ये चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो यह भी ठीक है। जब हम स्वाभाविक रूप से प्रेरणा की बात करते हैं तो नेचुरल मोटिवेशन क्या है हमारी? स्वाभाविक रूप से प्रेरणा, या जिसे हम नेचुरल मोटिवेशन कहते हैं। नेचुरल मोटिवेशन होती है हमारी जब बच्चे के लिए यूजफुल हो, बच्चे के लिए उपयोगी होना चाहिए, जब बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो, बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, जब बच्चे में क्यूरियोसिटी हो उसके लिए, बच्चे का जिज्ञासा उससे उत्पन्न होना चाहिए और जिज्ञासा की शांति होनी चाहिए, और लास्टली हमारे पास बच्चे की नेचुरल कॉम्पिटेंसीज को फुलफिल करता हो, प्राकृतिक अभिक्षमताओं की पूर्ति करता हो। ये चारों जब होता है तो हम उसे नेचुरल मोटिवेशन कहते हैं, स्वाभाविक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, जब बच्चा स्वाभाविक रूप से अभिप्रेरित होता है, नेचुरली होता है। तो ये तीनों कथन हमारे ठीक हैं, इसलिए उत्तर हमारा यहां पर पहला रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which one of the following strategies should a primary school teacher adopt to motivate her students? अब यहां पर फिर से मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, इसके लिए स्ट्रेटेजीज पूछी गई हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो यहां पर रणनीति पूछी गई है।
फर्स्ट में बोला गया है एनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क्स, शिक्षार्थी में अंक के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो हमें कंपटीशन अब कभी भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि अब हमें क्या प्रयोग करना है, हमें सहकार प्रयोग करना है, सहयोग प्रयोग करना है। कंपटीशन की जगह कंपटीशन रॉन्ग है और इसकी जगह कोऑपरेशन करना है। इसकी जगह राइट क्या है, कोऑपरेशन। इसकी जगह क्या है, सहकार या सहयोग। दूसरा, यहां मार्क्स के लिए कंपटीशन किया गया है, अंकों के लिए। तो अंकों के लिए भी अब प्रतिस्पर्धा की मना है, प्रतिस्पर्धा सारे ही मना है और अंकों को भी हम अब ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। सेकेंड, इसमें बात की गई है यूज इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एज मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर ईच एक्टिविटी। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। दंड तो हमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने साफ साफ मना किया है। पनिशमेंट इज बीइंग बैंड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और ये अब एक हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक धारा है जिसके अंतर्गत हमें बुक किया जा सकता है और अपराधी धाराओं के अंदर हमें बुक किया जा सकता है अगर शिक्षक पनिशमेंट का यूज करता हुआ पाया जाता है। अगर शिक्षक दंड का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, यानी पीनल कोड लगेगा आईपीसी का। तो इसीलिए ये दोनों तो उत्तर हमें नहीं दिखते हैं। तीसरा देखें, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। हेल्प चिल्ड्रन गेट सेट्स गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम। तो यानी यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम ऑटोनॉमी टू द चाइल्ड देख रहे हैं और प्लस में हम यहां पर क्या देखते हैं, यानी सपोर्ट यानी स्कैफोल्डिंग को भी देखते हैं। तो हम बच्चे को एक तो स्वायत्तता दे रहे हैं और साथ ही साथ हम बच्चे की सहायता कर रहे हैं, यानी स्कैफोल्डिंग, सहायक संरचनाओं का भी निर्माण कर रहे हैं, उनको पाने के लिए उसमें सहायता करना। तो यहां पे उत्तर हमें साफ साफ यही दिखता है कि आंसर तो यही होगा, ऑटोनॉमी। द चाइल्ड हैज द ऑटोनॉमी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। एंड स्कैफोल्डिंग यानी बच्चे को उसको पाने में, जब वो स्वायत्त हो तो उसको पाने में सहायता भी दी जाए। चौथा ऑप्शन देखें, सेट स्टैंडर्ड गोल फॉर द एंटायर क्लास एंड रिजिड पैरामीटर्स टू असेस अचीवमेंट ऑफ दोज गोल। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य तय करना। तो मानक लक्ष्य अब हम नहीं देंगे, स्टैंडर्ड गोल हम नहीं देते हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। इसके अलावा रिजिड पैरामीटर्स टू असेस अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स हिंदी में नहीं है, तो हिंदी में कह देता हूं, इसके लिए जो लक्ष्य होते हैं उनके आकलन के लिए हमें बिल्कुल कठोर मानकों को रखना होता है। तो कठोर मानक और मानक लक्ष्य दोनों ही अब हम निर्माणवादी शिक्षा में नहीं देखते हैं, इसीलिए उत्तर यहां पर रहेगा तीसरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख किया, फिर हम प्राथमिक कारक लें, क्योंकि ज्यादा अच्छी हिंदी इसकी प्राथमिक होगी, प्राथमिक कारक है। तो कंप्यूटर, हेरिडिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल। जब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन का, तो अनुवांशिकता सोशलाइजेशन का, हेरिडिटी सोशलाइजेशन का कारक ही नहीं है। परिवार प्राइमरी रहेगा, जबकि कंप्यूटर और पॉलिटिकल पार्टीज सेकेंडरी हैं। कंप्यूटर और राजनीतिक दल दोनों हमारे पास ये प्राथमिक है, ये गौण है। तो उत्तर पहला रहेगा, क्योंकि पूछा गया है प्राइमरी एजेंट, प्राथमिक कारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटेजी। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि अब यहां पर ग्रुप वर्क, समूह कार्य क्यों एक प्रभावी है रणनीति शिक्षण शास्त्र में, क्यों हम देखेंगे इट इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन द पेडागोजी। तो इसके ऊपर प्रश्न है, इट हेल्प टू रिड्यूस द टीचर वर्क,
इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि शिक्षक का काम बढ़ जाएगा। जब भी हम समूह कार्य देखेंगे तो शिक्षक का काम बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा शिक्षक का काम? क्योंकि अब शिक्षक को 7 भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। जब शिक्षक ने समूह कार्य दे दिया, पहले बच्चे के को समूह कार्य देने से पहले बच्चे के अलग अलग तरह से आकलन करने होंगे, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को जानना होगा, और कौन सी रणनीति, कौन सा ग्रुप वर्क सभी के लिए काम करेगा और ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये पहले उसको करना पड़ेगा। तो शिक्षक इसमें एक दिग्दर्शक भी हो जाएगा, एक क्रिएटिव टीचर भी हो जाएगा, एक क्रिटिकल टीचर भी हो जाएगा, सृजनात्मक शिक्षक भी हो जाएगा, क्योंकि उसको ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। फिर साथ ही साथ उसको आकलन लगातार करना है, सतत और व्यापक रूप से उसको पोर्टफोलियो तैयार करना है। वो एक क्रियान्वक है, फैसिलिटेटर है, वो एक समवयस्क साथी होगा समूह में, वो एक मोर नॉलेजेबल अदर होगा। तो इतने सारे रोल हो जाएंगे, यानी जब हम समूह कार्य बच्चे को देते हैं तो हमारा काम कम नहीं होता, हमारा काम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, गुणात्मक रूप से बढ़ जाता है। दूसरा, इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट द अदर्स। यह कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति देता है। फिर हावी होने की अनुमति, डोमिनेट, ये बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक इसमें, जब बच्चे अपना समूह कार्य कर रहे होंगे तो शिक्षक क्या कर रहे होंगे? शिक्षक हमेशा वहां पर असेसमेंट कर रहे होंगे, आकलन कर रहे होंगे। और जब शिक्षक आकलन कर रहा होगा तो वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो सोशियोमेट्रिक डोमेन है, समाज मितिक पक्ष हैं, वो सब उसमें फुलफिल हो, वो सब उसमें पालन किए जाएं। इसीलिए एक बच्चा दूसरे बच्चे को डोमिनेट करे, ऐसी संभावना नहीं होती। एक बच्चा दूसरे बच्चे को कोऑपरेट करता है। तो यहां पे होता क्या है? एक बच्चा दूसरे बच्चे को कोऑपरेट करता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का सहयोग करता है। तो इसका विकृत वाक्य बना दिया गया है, तो यह भी कथन गलत है। तो ये दोनों तो कथन गलत हैं। फिर जो अभी मैंने स्टेटमेंट ली, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। जो सही कथन है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। क्योंकि बच्चे एक ही डोमेन के होते हैं, एक ही पक्ष के होते हैं, एक ही उम्र के होते हैं, इसीलिए बच्चे अपनी जानी हुई चीजें, सीखी हुई चीजें दूसरे को सिखाने में बिलीव करते हैं, और इससे वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होंगे। अब जल्दी करने में इसके ऊपर हमारे पास कोई निश्चितता नहीं है, हो सकता है जल्दी करें, हो सकता है गलत करें, इसीलिए ये एक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई भी मनोवैज्ञानिक स्पष्ट नहीं है कि इससे बच्चों की गति में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है। तो यहां पर उत्तर तीसरा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending languages. एक औसत बुद्धि वाला बच्चा, औसत बुद्धि है, यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो यहां पढ़ने, रीडिंग का डिसऑर्डर आ गया। तो रीडिंग डिसऑर्डर यानी पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर। तो ये क्या है? ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है। ये अधिगम निर्योग्यता की बात हो रही है। और क्योंकि ये अधिगम निर्योग्यता की बात हो रही है, अतः अधिगम निर्योग्यता में पठन विकार, डिसलेक्सिया है, पठन अक्षमता है। हिंदी में तो हम सीधा सीधा नाम देख लेते हैं। अब डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, लेखन विकार है, डिस्कैल्कुलिया मैथ डिसऑर्डर है, गणित विकार है, और डिस्प्रेक्सिया मोटर डिसऑर्डर है, यानी गामक या गतिशीलता विकार है। तो यहां पे उत्तर पहला रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी प्रश्न और उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर ढंग से समझ आए होंगे। जैसा कि आजकल का ट्रेंड है,
और टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो उन्हीं को आपके अंदर कंसेप्चुअलाइज करने का, कंसेप्ट डेवलप करने का ये एक छोटा सा प्रयास है। इसी तरह की वीडियो लेके मैं और आता रहूंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।